नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम रियासत के तारीखी शहर बीजापुर में हैं, जिसे फिलहाल विजयपुर के नाम से जाना जाता है। इस वक्त अगर विजयपुर की बात की जाए तो विजयपुर में कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर सियासी माहौल गर्म है। तो आज इसी ज़मन में, इसी सियासी माहौल में मज़ीद गर्मी पैदा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरजमीन विजयपुर तशरीफ लाए हैं। इत्तला के मुताबिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से विजयपुर के कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए 4 नुमाइंदे इस वक्त उनके मैदान में हैं और 4 नुमाइंदे इस वक्त हमायम के लिए कॉरपोरेशन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आइए इस ज़मन में इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम रास्त टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, यहाँ पर कितने सीट्स उतार रहे हैं और कितने जीतने के इम्कान हैं? हमारे 5 मेंबर्स 5 उतारे थे। एक किसी पार्टी के दबाव में आके विड्रॉ करें, सभी 4 कैंडिडेट हमारे हैं और इसके लिए कैंपेन करने के लिए मैं आया हूँ। हमारा पोजीशन अच्छा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस 4 वार्ड की आवाम हमको अपने वोट से कामयाब करेगी और हमारे काफ़ी कैंपेन भी चल रहा है हमारे कैंडिडेट्स का, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी की एक ऐसी टीम तैयार हुई है, अगर बीजेपी के पूरे कैंडिडेट जीतते हैं तो कॉर्पोरेशन में भगवा ध्वजा है। वो उन्हें ये बताना है कि बीजेपी में करप्शन इतना क्यों बढ़ गया, करप्शन इतना बढ़ने की क्या वजह है। ऐसे कई लोग बोल रहे हैं कि इतना परसेंटेज बीजेपी ले रही है, गवर्नमेंट ले रही करप्शन में, उसके बारे में उनको बोलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम एमआईएम करके। अब वो इतने कांग्रेस के एमएलए जो रिजाइन करके गए बीजेपी में, मेरे से पूछे गए, तो डर रहे मजलिस से डर है उनको, इसलिए इस तरह के बातें करते हैं। सर, हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि बीजेपी को प्लस क्यों हो जाता है आप आने से? कहाँ पे हुआ भाई? हर जगह देखिए, अभी बीजापुर में लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ प्लस? लास्ट टाइम 2-3 जगह हो गया, ऐसा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आप सवाल करें तो आप बोलना। नहीं, हर बार ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं। हमारा आरोप नहीं है, हमारा आरोप नहीं है, हमारा आरोप नहीं है सर। आपको सवाल करें तो आप जर्नलिस्ट हैं। हाँ सर, आप साइकिल एक्सप्रेस, साइकिल एक्सप्रेस। तो आपको बैक करो, आप खाली कोई बोले सा नहीं करना। आप अगर सवाल कर रहे हैं तो पूछो मेरे से। हाँ, इसलिए कहाँ पे हुआ? हर बार बोलते हैं सब, ये बोलते हैं। भाई रोड पे खड़े एक दीवाना बोलता हूँ मैं सबसे अक्लमंद आदमी हूँ। रोड पे दीवाना बोलता खड़े रहकर सबसे अक्लमंद मैं हूँ, उसको अक्लमंद मान लेते क्या? बोलो आप। सर, और यहाँ के विधायक ने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन निकालना चाहिए। स्टेट में हो रहा है। यही तो बीजेपी का असल प्रोग्राम है। ये जो सबका साथ सबका विकास नहीं है, भारत से, पूरे मुल्क से सेकुलरिज्म छोड़िए, बल्कि जो डाइवर्सिटी है और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। बीजेपी का असली चेहरा है। सर, शशि थरूर स्टेटमेंट सर टुडे। क्या स्टेटमेंट है? हाँ, जो ब्रिटेन में जो ऐसा होता है, एक माइनॉरिटी के आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकता? स्टेटमेंट दिया है सर। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। सर, कर्नाटक में एमआईएम कितनी मजबूत है? आने वाले एमएलए इलेक्शन को लेकर क्या मनसूबाबंदी है आपके पास? इलेक्शन लड़ना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह आपने यूपी में बहुत ज्यादा सीटें बिठाई थी, कर्नाटक में भी प्लानिंग है? इलेक्शन लड़ना है ना, पॉलिटिकल पार्टी का काम। हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ेंगे और उस ताल्लुक से जब फैसला होना है पर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, कितने लड़ेंगे, वो हम सब बैठ के डिस्कस करके बात करके फैसला लेंगे। सर, और एक यहाँ के विधायक जो है बार बार दोहराते रहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, इस पर आप नहीं, उनको
अब क्या बोलेंगे, हम तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, हम तो नाम भी नहीं लेते, उन्हीं लेते नाम। वो इतनी मोहब्बत क्यों है उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। हम तो लेते भी नहीं नाम पाकिस्तान का, तो नहीं मालूम वो क्यों बोल रहे हैं। शायद उनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले होंगे कैसा बोलते रहो तुम, इसलिए बोल रहे होंगे। सर, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बड़ी तादाद में लोग आपको देखने के लिए जहाँ जहाँ जाते हैं आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो वोटिंग में कन्वर्ट होती नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या सर? ज़मीनी सतह पर एमआईएम का वहाँ काम नहीं हुआ होता, क्या है वजह? तो ज़रूर होंगी और उसका मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, वजह होंगी, और इंशाल्लाह हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और कामयाबी मिलेंगी ज़रूर। मगर ये बोलना कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे। हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। ये जो नौजवान जो हमारे साथ है, यही कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे। सर, जेडीएस के साथ हाँ, आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जेडीएस के साथ अलायंस बना सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम हम इलेक्शन में लड़ने का फैसला ले लिए थे, उसके बाद जेडीएस के कुमारस्वामी हमारे चीफ मिनिस्टर को जाके मिले, फिर मेरे को बोला गया, मैं जाके उनके लिए कैंपेन करके आया। अब ऐसा नहीं हो सकता, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर, स्टेट में ऐसा भी बात है, बीजेपी का बी टीम एमआईएम आपका पार्टी है ऐसा बोलते हैं, कांग्रेस लोग बोलते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए एमआईएम में वो उसका लाभ क्या बीजेपी को जाता है। मेरे को कांग्रेस से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब मैं क्या उनका सर्टिफिकेट गले में डाल के घर में लगा सकता? भाई कांग्रेस पार्टी अगर आज इस पोजीशन में है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उनकी पार्टी है, उनकी लीडरशिप है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे। गुजरात में आपके 16 एमएलए भाग गए, कर्नाटका में आपके एमएलए भाग गए, मध्य प्रदेश में आपके एमएलए भाग गए, राजस्थान में आपकी पार्टी में झगड़ा है, लोकसभा में आप खाली कितने जीते? 50 जीते या क्या 55 जीते? हम 3 पार्लियामेंट लड़े, खाली 2 जीते, 1 पे कांग्रेस जीती। तो उनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का उनको टाइम है। तो उनको ये लगता है कि कोई माइनॉरिटी से, वीकर सेक्शन के ताल्लुक से कोई बात ही नहीं करना। तो उनका यह, अब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने जाके वहाँ से जीते, वायनाड से 30% मुस्लिम माइनॉरिटी है वहाँ पे। महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट करे, सेक्युलर बोल के लिख के दे दिए। तो ये उनका अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स उनकी रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी 2 मरतबा देश के प्रधानमंत्री बने। किसकी वजह से बने? कांग्रेस की लीडरशिप की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, मेरी वजह से नहीं। सर, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। सर, कांग्रेस का जो भारत जोड़ो चल रहा है, इसमें मैं क्या बोलूं? इसका असर क्या होता है? वाकई क्या भारत को जोड़ रहे हैं? मेरे को क्या करना इस बारे में, उनका पार्टी का प्रोग्राम, मैं क्या बोलूं? नहीं, इसका असर क्या होता है सर? नहीं, अरे मैं क्या बोल सकता हूँ? किसको कोई भी चल सकता है, अपनी पार्टी का काम कर सकता, मैं भी अपनी पार्टी का काम करता हूँ। ऐसा प्रश्न है सर, असली में भारत जोड़ रहे क्या, ऐसा प्रश्न? नहीं, उनसे पूछो भाई, मेरे क्या पूछने का है? मैं अब जाके मैं भी चलने वाला हूँ, चलो मेरे साथ आप भी 1 घंटा चलता हूँ, मैं भी चलो मेरे साथ, मेरे क्या करने का? उनको चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, सब चलते हैं। वो मेरे क्या मालूम, हर उनके पार्टी का प्रोग्राम है, हमको क्या बोल रहे हैं? सर, और हिजाब और हलाल कट की वजह से इधर जो हालत जो बन रहे हैं, इसके लिए आज सर आप क्या कह सकते हैं? सर, कर्नाटक हिजाब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवर जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। और उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते। तो वो बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे। मगर एक
हिजाब के फेवर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तो आ गया। सर कर्नाटक सरकार के सर हलाल कट के बाद हाँ, हलाल कट का जोर से चल रहा है, जो दहशत माहौल पैदा हुआ है इधर माइनॉरिटी के तो कम्युनिटी वही तो बोल रहा ना, हमारा हिजाब हम बीजेपी के पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज़ के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं, मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा है। कुजू शर्मा बोले, फिर उनके बाद उनका एमएलए बोला हैदराबाद में, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। तो ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इसीलिए बीजेपी, और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल करती, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता, करप्शन उनके लिए हलाल है, मगर हम जो गोश्त खा रहे जो तो उनके लिए वो नहीं गोश्त चेंज करेंगे। अब इतना कमीशन खा रहे, इतना वीडियोज आए उसके पूरा, एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था एक, उसको बारे में क्या बोलेंगे। तो हर चीज उनको जो अच्छा लगता हलाल, मुसलमानों की बात हराम, ये बीजेपी का एजेंडा है। सर आने वाले इलेक्शन में एमआईएम से कितने विधायक लड़ेंगे, कितने सीट पर आप? अभी टाइम है ना, अप्रैल में इलेक्शन होता बोल रहे 23 में, तो आप जवाब देंगे, अभी जल्दी है। कर्नाटक में भी मदारिस के सर्वे की बात की जा रही है, आप इसको किस नजरिए से? मैं सर्विस का खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। अगर सर्विस करना है तो पूरे स्कूल्स का करिए, और सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें UDISC आप देखो नेट पे अवेलेबल, वो लोग पूरे कंट्री का सर्वे करे, स्कूल्स का, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज मदर सबका कर लिए, वो ऑलरेडी लिस्ट है उनके पास, आप उसमें देख लो। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे, खाली एक समुदाय का, एक रिलीजन का सर्वे क्यों कर रहे? आप सबका सर्वे करो। मदरसे का कर रहे तो आप RSS के शिशु मंदिर स्कूल्स का भी करो, मिशनरी स्कूल्स का करो, प्राइवेट स्कूल्स का करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का करिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गर्ल्स स्कूल्स है कितने टॉयलेट है, कितने पीने का पानी का इंतजाम है, वो करो आप, वो देखो आप। देश के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, कि क्या पैगाम देना चाहिए? देश के आवाम को पैगाम क्या देना चाहिए? देश के आवाम को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप नफरत को बढ़ने से रोकिए, इस देश की खूबसूरती को समझिए। इस देश की खूबसूरती यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की प्लुरलिज्म है, यहाँ की भाईचारगी है, ये देश की खूबसूरती भी है, ये देश की ताकत भी है। और तीसरी बात ये है कि देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी इतनी भारत में इतना क्यों बढ़ गई, और सबसे ज्यादा नौजवानों में पूरी दुनिया में बेरोजगार कहें तो भारत में है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, पेट्रोल डीजल। और आखिरी बात यह है, चौथी बात यह है कि चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, डेप्सांग और डेमचाक में। हमारे प्रधानमंत्री कल दिवाली मनाने हमारे सिपाहियों के साथ गए, अच्छा करे, वहां पर एक चीन का नाम नहीं लिया उन्होंने। बोलना था वहां से हम चीन को वार्निंग दे रहे कि डेप्सांग डेमचाक छोड़ दो। चीन जो है 10 किलोमीटर अंदर आ गया है, हम 5 गांव खो दिए, हमारे जो लोग ग्रेजिंग करते थे जानवर को, ग्रेजिंग राइट्स हम खो दिए। हम प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे थे कि कल वहां गए, अच्छा काम किए, वहां बोलना था चाइना को, मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ चाइना को, नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर। क्या वजह नहीं बोलने की सर? अब ये वजह आप पूछना बीजेपी वालों से, उनको दूसरे मुल्क का नाम लेते, चाइना का नाम ही नहीं लेते होंगे। जैसा अभी आप इतने नाम पूछे ना, कौन है आपके यहाँ पूछे, हाँ उन्हें बोझ इतना बोले, उनको पूछना आप लोग कि भाई साहब ये चाइना के बारे में आप कब बोलेंगे, चाइना के बारे में बोलो। चाइना हमारे डेप्सांग डेमचाक में वो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उस पर चीन कब्जा करके बैठ गया, उसके ऊपर हमारे जो ग्रेजिंग राइट्स थे, वहां के जो कॉरपोरेटर है, करगिल का कॉरपोरेटर जो है, लद्दाख के करगिल का, उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा कि हम लोग
हमारे जानवर भी ले जाके ग्रेजिंग करते थे विंटर में, वो हम जा ही नहीं सकते, चीन अलाउ नहीं कर रहा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।